अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का दौरा कराची और साई सरकार की बखैर रागले पॉलिसी, क्या माजी के सियासी हरीफ अब भाई भाई बनने जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत पर सोचा जा सकता है शफी जान। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के करीब आने पर कोई एतराज नहीं। बागे जना का जलसा वज़ीर आला अफरीदी का असल इम्तहान, ज़िला इंतजामिया ने अभी तक एनओसी जारी नहीं किया। क्या कराची इस बार बाहर निकलेगा? ईरान में पुरतशद्दुद हंगामों का 14वां दिन, ईरानी और अमरीकी मीडिया का हलाकतों से मुतल्लिक मुतज़ाद दावे। ट्रंप ने तेहरान हुकूमत को फिर धमकी दे दी। वाशिंगटन में मुकीम रजा पहलवी ने ईरान से मुतल्लिक 100 रोज़ा मंसूबे का खाका पेश कर दिया। कहते हैं मंसूबा ईरानियों के जमहूरी मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। और तुर्किया पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत का ख्वाहिशमंद। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नई सिक्योरिटी सफबंदी मशरक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल देगी। सिंध हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के इस्तकबाल और जलसे की इजाज़त देने को सराहा जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लहजों में भी कदरे तब्दीली आई है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ को कराची में वार्म वेलकम किया गया, इसकी वजह क्या है? और क्या तहरीक इंसाफ कल बागे जना में बढ़ेगी, जिससे मुतालिक आखिरी इत्तलात ये हैं कि अभी तक एनओसी जारी नहीं किया गया। इसकी तस्दीक वज़ीर आला अफरीदी ने की, लेकिन वो पुरज़्म है कि बागे जना का जलसा हर सूरत होगा। अभी तक सिंध की हुकूमत से अभी तक वैसा रवैया नहीं रखा जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है फ्री मूवमेंट दी जा रही है और ये भी कहा गया था कि हम जलसा करने देंगे, लेकिन रिटर्न इजाज़त नहीं मिली। उम्मीद है कि वो रिटर्न इजाज़त भी दे देंगे। इमरान खान साहब ने मुझे मैंडेट दिया हुआ है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जिस तरह हम जा रहे हैं तो जल्द ये तैयारी पीक पर होगी। जो बाकी मुज़ामत की कॉल हैं या मुज़ाकरात की बात है, वो मैंडेट महमूद चकज़ई साहब को और अलामा साहब को दिया गया है। तो वो जिस तरह से जाएंगे, जो डिसाइड करेंगे, जो फैसला करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ जो है शामिल होगी। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए जो दीदा व दिल फरशरा किए हुए है, इसकी वजह वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने बताया है कि पार्टी के चेयरमैन ने यह खुसूसी हिदायत की थी कि वज़ीर आला अफरीदी की सियासी सरगर्मी चूंकि पुरअमन है, इसलिए उन्हें मुकम्मल सपोर्ट किया जाए। हमारी लीडरशिप की तरफ से खास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ये हिदायत थी कि CMKP उनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, पुरअमन मूवमेंट अगर है, उनको मुकम्मल सपोर्ट किया जाए, उनको वेलकम किया जाए। CM साहब से कहा कि आप खुद उनसे रब्ता करें, उन्हें इनवाइट भी करें और हम उनको प्रॉपर ख्याल किया जाए। तो वैसे ही किया जा रहा है। लेकिन माजी में सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक क्या कहा करते थे, वो भी देखिए। एक बेवकूफ़ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती। देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं, हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। आप ये नहीं समझो कि आप भुट्टो बन सकते हो। तूने इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को कोई फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया। यू are the foreign sponsored, foreign funded agent who has been planted in our system. तुझे टास्क दिया गया कि मोदी के लिए कैंपेन करो। मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। जो झूठ कहने का मावर है, जो प्रोपेगेंडा का एक्सपर्ट है, जो प्रोपेगेंडा का बादशाह है, वो तो खुद हो। पाकिस्तान के अवाम को पता है कि तू झूठा, भुट्टो सच्चा था। पाकिस्तान एक बार फिर एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इसके बजाय कि वो पाकिस्तान के दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं, वो दिन रात हमारे अफवाज के क़यादत के खिलाफ, हमारे अफवाज के साथ वो अपने सियासी तौर पे साजिशें पकाते हैं। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में जो खुशगवार तब्दीली आई है और जिस तरह से इस्तकबाल किया गया है, इसका पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने भी खैर मकदम किया है, जबकि वज़ीर आला KP के तर्जुमान शफी जान ने इस बारे में कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ
बातचीत आगे बढ़ती है तो इस पर सोचा जा सकता है। मेरी जाती राय ये है कि सियासत में ना कोई आपका दोस्त होता है परमानेंटली और ना कोई दुश्मन होता है, ये इंटरेस्ट की बात होती है। अगर ऐसी कोई चीज़ें आगे बढ़ती है तो खामख इस पे सोचा जा सकता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है हमारे साथ अभी तक है, और मैं कोई 10 साल बाद कराची आया हूँ और जिस तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया, और हमें 6 घंटे एयरपोर्ट से लगे बाग जनात तक, इतने लोग, इतनी स्ट्रीट मूवमेंट, इतनी जज्बात, इतनी कमिटमेंट इमरान खान के साथ, सिंध हुकूमत का रवैया काबिल तहसीन है। उधर पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी नून लीग को इस पर कोई एतराज नहीं कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी करीब आए। राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला अफरीदी के इस्तकबाल को अच्छी बात करार दे रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी के पहिया जाम हड़ताल की कॉल को वो गैर कानूनी समझते हैं कि ये तशद्दुद के ज़िम्मन में आती है और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये अच्छी बात है अगर उन्होंने बेहतर तौर पे कंडक्ट किया है। अब उसमें जो नतीजा फेज या रेलेवेंट होगा वो इनका रवैया होगा। वहाँ पंजाब में भी इनको वेलकम किया गया और इनको असेंबली प्रेमिसेस में जो है वो आने की दावत या इनका मुतालबा था उसे तस्लीम किया गया। हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। वो खौफ तो बात की बात है, ये बिल्कुल वहाँ कराची में जो है ये अपनी सरगर्मियां करें। पहिया जाम हड़ताल की किसी कानून में इजाजत नहीं है और ये एक वायलेंस है। महमूद खान अचकज़ई, जिन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस में 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी थी, उनका कहना है कि 8 फरवरी को वो सब निकलेंगे, ना किसी को गाली देंगे, ना डंडा उठाएंगे और इस रोज अवाम की बादशाही होगी। 8 फरवरी को सड़कें अवाम की बादशाही में होनी चाहिए। इमरान को रिहा करो, कैदियों को रिहा करो। इंशाअल्लाह हम इस काबिल हैं कि हम 8 तारीख को पाकिस्तान को, हमें ये दिन अवाम की फतह का दिन। उधर तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा MNA शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि PTI हर मामले में एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है। इसी हवाले से बात करने के लिए कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर बहुत शुक्रिया कायरा साहब वक्त देने के लिए। कायरा साहब, बड़े अच्छे से वेलकम भी किया गया अफरीदी साहब को कराची में भी, और फिर बताया गया कि बिलावल साहब की बाकायदा इसमें हदायत भी थी। किस नज़र से आप सारी ये डेवलपमेंट देखते हैं? सिंपल कुलिया है जी, पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, उनका हक है। वो अगर आए हैं और विद इन मीन्स रह के वो अपना काम करना चाहते हैं, वो अपना सियासी सरगर्मियां करना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। पहले दिन जब उन्होंने प्लान किया था, अनाउंस किया था, तो सारे मीडिया में ये पैनिक था कि जी वो सिंध जाएंगे तो क्या होगा। तो मैंने फौरी तौर पे ये बात कही थी कि पीपल्स पार्टी के होते हुए किसी भी शख्स, किसी जमात पे कोई कदगन, जो लीगली जिसको इजाजत है, उसके ऊपर कोई कदगन हो नहीं सकती, लग नहीं सकती। लिहाजा आप देखें, उन्होंने हम वेलकम भी किया है, हमारे मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने भी गए और उन्हें बताया है कि जी आप जरा जो रूल्स हैं उसके मुताबिक बिल्कुल अपनी एक्टिविटी करें, हमारे लिए भी परेशानी ना बने, आपके लिए भी ना बने। वो भी उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, हम भी बिल्कुल फॉलो करेंगे। और वो आज हैदराबाद गए हैं, वहां पे अपने लोगों से मिलेंगे, उसके बाद वो जलसा करना चाह रहे हैं, तो उनको यही कहा है कि जुलूस और जलसे जो है वो सड़कों पे ना हो, ताकि सड़कें जो है वो आवाम तंग ना हो। बाकी बिस्मिल्लाह। दूसरा कायर साहब, आप पॉलिटिकली क्या रीड कर पा रहे हैं? कोई बात आगे बढ़ती दिखाई दे रही है आपको? मुज़ाकरात का रोजाना कोई ना कोई डिस्कशन तो हो रहा है, बड़े लेवल पर डिस्कशन हो जाता है, लेकिन कोई आउटकम नहीं आता। तो आपकी सर पॉलिटिकल रीडिंग मैं जानना चाहता हूँ इस मुद्दे को लेकर। देखिए, आप सारे दोस्त इस बात को समझिए कि जो डायलॉग है, जो मुज़ाकरात हैं, वो क्या होने हैं सर, और उस पर रुकावट कौन है। पहली बात तो यह है कि हुकूमत की तरफ से, हमारी जमात की तरफ से, बाकी सब अतराफ से ये बात खान साहब के दौरे हुकूमत में कही, वो इक़्तिदार से हटे तब कही, वो जेल में गए तब कही, और एक शख्स है पाकिस्तान में जो मुसलसल ये कह रहा है कि मैं इन सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा जी। उनकी जमात के लोग जो हमारे साथी हैं, बड़ा एहतराम है उनका, वो सारे सीनियर लोग हैं, लेकिन वहां पे एक अजीब सी कैफियत है कि एक साहब अगर कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो उनका जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं वो उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं। एक ग्रुप कुछ कहता है तो दूसरा कहता है नहीं जी हमारी जमात की पॉलिसी नहीं है। तो जब तक खान साहब खुद अपनी जमात को ये नहीं कहते वाज़े तौर पे जी कि वो डायलॉग के लिए आमादगी जाहिर करें और ओपन दिमाग
डायलॉग और साफ हाथों से डायलॉग में आए। हाँ, अपना एजेंडा जरूर रखें, लेकिन कंडीशंस ना रखें। मुज़ाकरात के अंदर बैठ के बात करें और जो बात जायज होगी वो कबूल होगी, और अगर ना हुई तो उनके पास अपनी पोजीशन पे वापस जाने में तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो इस तरफ आने को तैयार नहीं है। और मैं सिंपली ये कहूंगा कि सारे अमल के अंदर रुकावट जो मुज़ाकरात में है वो इमरान खान साहब की अपनी जात है। वो अगर नहीं मानेंगे तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जरा समझिए, ये जो कहा जाता है ना जी कि मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ता, करते नहीं। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक। हाँ हाँ, एक बात है कि जिन हालात में वो बात करना जिस तरह चाहते हैं उस तरह नहीं होगी, ओपन एंडेड गुफ्तगू हो सकती है। इसमें इसमें क्या रोल पॉसिबली हो सकता है जी जरदारी साहब का या बिलावल साहब का? मुज़ाकरात ही के चैप्टर को अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं क्या रोल? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ये डिस्कशन सर शुरू किया, उन्होंने कहा कि मैं जरदारी साहब से मिलना चाह रहा हूँ और मैं मिल के उन्हें कहना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी लाहौर में बड़े लोग कैद हैं, यास्मीन बीबी, उसके अलावा साबिक वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, बाकी लोग भी, वो सारे जो हैं वो पेरोल पे आएँ बाहर और वो जाएं सेल में अडयाला में और इमरान खान साहब को बताएं कि टेम्परेचर नॉर्मल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनकी बाकी जमात है वो नहीं उनको कन्वे कर पाती, ना कह पाती है। तो इस तरह का डिस्कशन शुरू हो गया एक हफ्ता पहले। मैं वैसे आपसे समझना चाह रहा हूँ कि मुझे उन साथियों का भी एहतराम है जिन्होंने ये डिस्कशन छेड़ी है, लेकिन वो तो खुद अपनी जमात से अलहदगी का ऐलान करके बैठे हुए दोस्त है ना, उनको तो उनकी जमात भी ऑन नहीं करती जी। बाकायदा इस पे प्रेस रिलीज भी, बल्कि तरीके साहब ने तो इस पे बात भी की कि भाई ये तो वो हैं जो जा चुके हैं हमसे। आप दुरुस्त कह रहे हैं। जरदारी साहब को जो वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश भी करेंगे, पहले भी कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? जरदारी साहब तो हुकूमत वाली साइड को या इदारों को कह सकते हैं ना, उनको कायल कर सकते हैं। वो नहीं होंगे फिर भी चले जैसे तैसे हम उनको कायल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम डायलॉग का दूसरा पहलू देखेंगे, मुज़ाकरात के लिए रास्ता खोलने के लिए दूसरा पहलू, तो वो खान साहब हैं। वो अगर हमें उनसे हम बात करें और वो कहें चलो जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता, तो फिर जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी? लिहाजा आप मीडिया वाले दोस्त सिर्फ एक एंगल से बात कर रहे हैं, आप हमारे एंगल से चीजों को नहीं देख रहे। अच्छा, बेसिकली आपने बड़ी खुल के बात की। आप फरमा रहे हैं कि भाई अगर आपका कोई वफ्द चला भी जाता है इमरान खान साहब से मिलने, लेट्स सपोज, तो वो कहते हैं कि मैं ही बात नहीं करना चाहता, तो आप बेसिकली वही कह रहे हैं कि असल रुकावट ही बानी पीटीआई हैं, वो ही नहीं चाहते बात करना। आपका मुद्दा बेसिकली मैं ये समझाऊं सर बात आपकी। उन्होंने देखे ना, आज तक एक शख्सियत है पाकिस्तान की जिसने डे वन से एक मौकफ लिया हुआ है कि ये सारी जमातें खराब हैं। हमारे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौलाना फजल रहमान, बाकी सारे, पहले तो महमूद खान साहब भी थे लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर मेहरबानी है। वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि मैं इनमें से किसी से बात नहीं करना चाहता। मैं फौज से बात करना चाहता हूँ, फौज उनसे बात नहीं करना चाहती, टेक्निकली भी नहीं कर सकते। और फौज ने वाज़ेह तौर पे कहा भी है कि अपने डायलॉग में नहीं जाना, आप सियासी डायलॉग करें। लेकिन खान साहब कहते हैं मैंने इनसे डायलॉग नहीं करना। ऐसी कैफियत में कोई रोल अदा करे तो क्या दूसरे फरीक जो इस वक्त मुतासरा है उसकी बात करें, वो कहते हैं मैं बात नहीं करता। तो ये कैसे मुमकिन होगा इसका ये से निकलना? ठीक। अच्छा, एक इंटरव्यू था कायरा साहब, उसमें जरदारी साहब ने बताया था कि अदम एतमाद जब हम ला रहे थे तो इमरान खान की जानिब से मैसेज आया था कि हमें बचाएं। इस तरह की कोई डिस्कशन आप तक कभी पहुंची या क्या एग्जैक्टली हुआ था? नहीं, मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई बात अगर उन्होंने कही है तो उसका कोई बैकग्राउंड होगा। और दूसरा जो आखिरी बात मैं सर आपसे समझना चाह रहा हूँ, एक जरदारी साहब का इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब को बंद कीजिए ना और 2 छिपकलियाँ छोड़ें तो ये 2 दिन नहीं निकाल पाएगा, हमारे पास बड़े राज हैं। अब इसको जोड़िए, तहरीक अदम एतमाद का मास्टरमाइंड जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कहा जाता है। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत लेने में, यानी सियासी एक रोल आपने जो प्ले किया अदम एतमाद के ज़रिए, वो उनको, और अब लोग पूछते हैं कि भाई आप उसी तरह उन्हें रिसीव भी कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली मैं समझना चाह रहा हूँ इस सारी कन्फ्यूजन को। इसमें क्या समझने वाली बात है? जरदारी साहब ने एक वक्त में सरकास्टिकली कह दिया होगा, मुझे तो नहीं पता, ना याद है, लेकिन उन्होंने किसी वक्त सरकास्टिकली कह दिया होगा कि जी वो जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे लाइक दिस, इस तरह। आप भी कहते थे, हम लोगों की, अक्सर लोगों की राय थी कि वो जेल नहीं काट सकेंगे, ऐसा मसला।
तो ये तो एक सियासी तौर पे बातें होती रहती हैं। इनमें क्या बात अब मैं आपको समझाऊं? आप कह रहे हैं कि भाई ये माजी की बातें हैं, खैर है, हो जाता है, इट हैपेंस। और माजी की बातें नहीं यार, ये हमारा ये तर्ज तखातुब है। सियासत के अंदर तल्ख बातें भी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर थोड़े बहुत तंज भी हो जाती है। तो ये इस तरह के जुमले चलते रहते हैं। इसको इसमें क्या लॉजिक क्या है, मैं क्या समझाऊं आपको और आप क्या समझेंगे इसमें? उनका कोई ये मकसद थोड़ा ही होगा कि फिजिकली ये करके देखना है। वो तो अलामती तौर पे कहा जाता है। लेकिन वो तो फिजिकली हो गया ना सारा। नहीं देखे ना, जेल में है, उनके ऊपर उनको कन्विक्ट हुए हैं, उनको सजा हुई है, उनके ऊपर केसेस है, वो एक और बात है। बहुत शुक्रिया जी। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं जी हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन भाई वक्त देने के लिए। ये सिंध वालों ने तो बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी का ये रवैया आप देखकर क्या महसूस कर रहे हैं? पॉलिटिकल क्या रीडिंग कर पाए हैं? इसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र कम है, लेकिन उनकी जो सियासी तरबियत है, अगर आप वो भी देखें तो यानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को उन्होंने जो है वो उनके हाथों में वो बड़े हुए हैं। तो वो सियासी दांव-पेच समझते हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को जो मुफाहमत का बादशाह जो है वो कहा जाता है। तो ये यानी पॉलिटिकली इनके फैसले बड़े कैलकुलेटेड होते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुहेल आफरीदी को जिस तरह वेलकम किया, ताजीम की, तकरीम की, उनको प्रोटोकॉल दिया, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कल से आज तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, चाहे वो शफी जान है, चाहे वो मीना खान साहब हैं, ये बड़े हार्ड लाइनर्स लोग हैं, लेकिन ये तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब वो गए कहाँ? वो गए हैं दौरा सिंध के ऊपर। अब सिंध में जाकर अगर वो मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ बात करेंगे तो फिर उस बात की कोई वक़्त या कोई अहमियत नहीं होगी। अगर उन्होंने वहां पर टारगेट ना किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो वो फिर भी यानी उनका दौरा सिंध, उसका मकसद क्या है? क्योंकि सिंध के अंदर तो 2 दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब शहबाज भाई, बात यह है कि आज तक तो तारीफें हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कल अगर जलसा होगा तो जलसे में सुहेल आफरीदी साहब या कोई दीगर क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर बात करते भी हैं, तो फिर किस मुंह से करेंगे? ये एक दिन पहले आप तारीफ कर रहे हैं और अगले दिन जनाब आपने उनकी जो है बुराई शुरू कर दी है। तो अब उन्होंने अपने ही जो वोट बैंक है उसको कंफ्यूज करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और ये बात मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने क्लीन बोल्ड कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ। नहीं हसन भाई, वो तो चलें, आप दुरुस्त रीडिंग फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो सिनेरियो ये सामने आया कि बेसिकली तहरीक इंसाफ की असल लड़ाई जो है वो फिर नून लीग से है। कल के बयानात जो हवाला आप भी दे रहे हैं, कल के हालात को, कल के जो मामला ने करवट ली है, उसके बाद तो ये समझ आया कि असल लड़ाई फिर तहरीक इंसाफ की और नून लीग की बचती है। पीपल्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं, हालांकि अदम एतमाद के मास्टरमाइंड ही आसिफ अली जरदारी हैं। जी, ये बात बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं 100% जो है वो इत्तेफाक कर रहा हूँ इस बात से कि अदम एतमाद से मुतल्लिक जो है वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाज द लास्ट पर्सन जिन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था, ओके किया था। वरना जरदारी साहब तो काफी अरसे से इस जिम्न के अंदर जो है वो कोशिश कर रहे थे। और अब ये देख लें कि उन्होंने ऐसी जो कहते हैं सियासी दाव जो है वो चले हैं कि तहरीक इंसाफ को समझ में नहीं आई। और तहरीक इंसाफ जो 2 दिन से तारीफें कर रही है, तो अब तीसरे दिन जो आखिरी दिन होगा सुहेल आफरीदी साहब का दौरा सिंध का, वो किस मुंह से उनके खिलाफ बात करेंगे? अब देखें कि यानी अगर आप मज़ार कायद के साथ जो बाग जना है वहां पर खड़े होकर आपने तकरीर करनी है, और पंजाब में क्योंकि हुकूमत है मुस्लिम लीग नवाज की, तो पंजाब की बात करेंगे, तो फिर दौरे सिंध का मकसद क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वो सिंध आए हैं? या वो वहां पर अगर टारगेट करना चाहते हैं एमकेएम को, तो फिर वो अपने आप को यानी दौरा सिंध तो ना हुआ ना, फिर तो आप कराची तक महदूद कर रहे हैं या हैदराबाद तक महदूद कर रहे हैं अपने आप को। तो जो हुक्मरान है इस वक्त सिंध के, वो तो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, या मुराद अली शाह साहब हैं। अब मुराद अली शाह साहब से भी उनकी एक मीटिंग तय है। मुराद अली शाह साहब से भी इतवार के रोज उनकी मुलाकात होनी है। जब उनके साथ वो मुलाकात करने जाएंगे तो फिर शाम को किस तरीके से उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं? ये चंद ऐसी चीजें हैं जिसमें जो नहीं फंस चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और वहां पर अगर लोगों को
यानी अगर कुछ शिकायत हैं तो पीपल्स पार्टी से है ना, लोगों की शिकायत वहां के हुक्मरानों से है, लोगों की शिकायत कोई मुस्लिम लीग नवाज से तो नहीं है, सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत तो नहीं है वहां पर। तो वहां पर जब ये गुफ्तगू करेंगे या वो तनकीद करेंगे तब भी कि जनाब एक दिन पहले जो है वो बगलगीर हो रहे हैं, बल्कि सुबह जो है चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए सुहेल अफरीदी साहब जा रहे हैं और शाम को आकर उसी चीफ मिनिस्टर से मुतल्लिक जो है वो बुराइयां कर रहे हैं, तो वो फिर तजादात का मजमुआ दिखाई देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरा हसन भाई, वहाँ बात करते हुए, डिस्कशन करते हुए, वो अगर पीपल्स पार्टी को टारगेट नहीं करते और सारे का सारा मलबा जो है वो जो आप ये कह लें कि पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हुए नून लीग पे सारा मलबा गिरता है, तो उससे तो फिर और ज़्यादा पता चलेगा कि भाई तहरीक इंसाफ की और असल लड़ाई तो नून की और तहरीक इंसाफ की है, ये तो और ज़्यादा स्टेब्लिश हो जाएगा। और पहले भी तो आपको याद है कि पीपल्स पार्टी ने जब ये हुकूमत बननी थी तो पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी ट्राई की थी कि ये किसी तरीके से कायल कर लें पीटीआई को और मिल के साथ चलें, फिर बहुत सारे बीच में हर्डल्स थी, बहुत सारे ऐसे मामला थे जो आप बेहतर जानते हैं। देखिए इस वक्त जबकि आप बात कर रहे हैं उसके बाद पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। अब एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो जो अडॉप्ट कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं या मियां फैमिली है, इनको चोर डाकू कहती है। अब चोर डाकू जितनी जितनी बार मर्जी कहें, लेकिन उससे अब इनको जो सियासी जो एक फायदा मिल सकता था वो तो वो पहले ही हासिल कर चुकी हैं। यानी एंटी पीपल्स पार्टी और एंटी मुस्लिम लीग नवाज वोट्स जहां जहां पर भी मौजूद था वो खासी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल कर लिया। लेकिन उसके बाद अगर हुक्मरानी के हवाले से उन्होंने उसका इनकार कर चुके हैं, तो अब तो तमाम आईनी ओहदों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठ चुकी है और मुस्लिम लीग नवाज की अभी जो अपनी हुकूमत है उसमें उनको इवन के पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं है। उनके पास अब अक्सरियत आ चुकी है, दीगर अलायंस के साथ वो अपनी हुकूमत कायम रख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका साथ जो है वो आपस में चल रहा है और ये साथ खत्म होने वाला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो कॉमन फ्रेंड है बिटवीन मुस्लिम लीग नवाज एंड पीपल्स पार्टी उसने इनको बड़ा मजबूती से जोड़ दिया है। और मैं ये बात जो है वो यकीनी तौर पर ये कह सकता हूं कि ये मुझे पाकिस्तान की तारीख के पहले प्राइम मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो 5 साल मुद्दत जो है वो पूरी करेंगे। इसके अलावा मुझे किसी किस्म की कोई, इस वक्त जो वंडर बॉय की बातें शुरू कर देते हैं, कई लोग कहते हैं कि 6 महीने की मुद्दत है, तो ये तमाम की तमाम बातें जो है ना ये उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं या उनकी जहन की अपनी क्रिएशन हो सकती है। हकीकत में इसका यानी कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और रहा मुआशी एतबार से पाकिस्तान को तो मजीद कामयाबियां मिल चुकी हैं। इस वक्त 21 अरब डॉलर के पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं, मजीद 2 अरब डॉलर इसी माह पाकिस्तान को मुंतकिल होंगे, जिसके बाद पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 23 अरब डॉलर पर पहुंच जाएंगे, जो अगर आप कंपेयर करें पिछले 3-4 सालों के मुकाबले में तो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, इसके अलावा मजीद जो डिफेंस प्रोडक्शन आपकी है वो दुनिया में उसकी मांग हो चुकी है। मजीद ममालिक जो है वो आपसे यानी जो रवायती जो जंग का सामान है वो खरीदना चाह रहे हैं, जिसमें GM-17 थंडर भी शामिल है। तो इसके बाद अगर मजीद 10 बार पाकिस्तान के जो रिजर्व में इजाफा हो जाता है तो उसके बाद तो मौजूदा हुकूमत मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएगी और बजाय फिर IMF से भी जान छूट जाएगी। अच्छा, दूसरा हसन अयूब साहब, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो वो स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्रीट मूवमेंट बहुत सारी आवाज़ें तो ये उठती हैं कि भाई आप पार्लिमान के अंदर डिस्कशन कीजिए, को मुज़ाकरात कीजिए। इवन राना सनाउल्लाह साहब तो कल ये कह रहे थे कि चक्का जाम का कॉल देना ही गैर कानूनी है। मैं समझना भी ये चाह रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हुए समझना सर ये चाह रहा हूँ कि अगर सिंध में वो कोई जलसा बड़ा कर देते हैं या इस तरह का कोई मूवमेंट शुरू हो जाता है तो इत्तेहादी तो नून है पीपल्स पार्टी की, और आपने बताया कि ये तो अटूट अंग एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, तो यहाँ से कोई ऐसी चीज़ निकल आती है जो तहरीक इंसाफ के फेवर में जाए, तो ये इत्तेहादी फिर एक दूसरे का आमना सामना कैसे करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे कैसे, अगर उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी वहाँ से मिलती है, एक बहुत बड़ा शो करने में कामयाब भी होते हैं, और वो आवाज़ें जो कहती हैं कि भाई पार्लियामान में आएँ डिस्कशन करें, लेकिन इस चीज़ को वो कंटिन्यू रखते हैं, फिर जो स्ट्रीट मूवमेंट का एक नारा उनकी तरफ से लगाया जाता है, फिर क्या करेंगे? देखिए, पहले तो बात ये करें कि जो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल था वहां पर तो तहरीक इंसाफ के लोगों से ज्यादा लोग जो हैं वो जो वहां पर सईद गनी साहब थे वो लेके पहुंच गए।
वहां पर लगा ये कि जनाब बहुत बड़ा जो है वेलकम है। लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, सैयद गनी साहब की जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो अलग हुए, तो फिर आपने देखा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रैली की जो ड्रोन फुटेजेस थी, उसके बाद आप देख लें कितना को बड़ा जो है वो नंबर कर सके हैं। आप देखिए अभी कराची की हद तक मैं ये बात करूंगा कि कल ये फैसला हो जाएगा कि कितना बड़ा शो करने में कामयाब होते हैं। मुझे इतने ज्यादा बड़े शो की उम्मीद नहीं है। और दूसरा स्ट्रीट जो मोबिलाइजेशन के लिए यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो फायदा यकीनी तौर पर यहाँ से लेके जाएगी तहरीक इंसाफ। एक किस्म की उन्होंने जो उनकी पार्टी मुर्दा हुई भी थी वो किसी हद तक जिंदा जरूर होगी, लेकिन फिर भी बात यह है कि मौजूदा क़यादत ने तो ये काम नहीं किया। ये काम अगर करेंगे भी तो सुहेल आफरीदी साहब जिनका ताल्लुक नहीं है उस सूबे से। और देखिए सिंध के अंदर से यानी अंदरूनी तौर के ऊपर जो है वो क़यादत अगर कुछ करती तो उसका तो फायदा इनको होना था, लेकिन अभी ये फायदा बाजार मुझे दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मजदी मुतद्दिद जो है वो धड़े आज भी कायम है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो वो धड़ों का आपस में किसी एक बात पर इत्तेफाक राय नहीं है। फिर आगे से अलीमा खानम जो है वो महमूद खान अचकज़ई की जो गुफ्तगू है उसको उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया। इन दोनों ने तो कहा था, अलामा राजा नासिर अब्बास ने और महमूद खान अचकज़ई ने, कि हम गैर मशरूत मुज़ाकरात में बैठने को तैयार हैं, लेकिन अलीमा खानम ने अच्छा, आखिरी बात हसन अयूब साहब, आखिरी बात, आपने खुद ही वो टॉपिक छेड़ दिया। आपने फरमाया कि भाई शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे। अच्छा, ये जो अफवाहें फैल रही हैं जिसमें वंडर बॉय भी आपने तज़किरा फरमाया, और दूसरा जो सीनियर जर्नलिस्ट कुछ दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट को बता दिया गया है कि आप 6 महीने में अगर ना कुछ किया तो बहुत कुछ हो सकता है वगैरह वगैरह। ये अफवाहें फिर क्यों फैली हैं, इनकी वजह क्या देखते हैं? उनके पास खबर नहीं है, और मैं बड़ा कैटेगोरिकली बात करूं, उनके पास खबर नहीं है। वो खबर जो है वो बना रहे हैं। पहले जो 2 कॉलम्स लिखे थे सुहेल वड़ाई साहब ने, वो फिर उसकी तदीद जो है DGISPR ने की थी, आपने भी सुनी थी। फिर वंडर बॉय की बात हुई तो वंडर बॉय के ऊपर भी आपके सामने कल के परसों की बात है कि मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया जी कि बहुत अच्छे ताल्लुकात है मेरे शहबाज शरीफ साहब से और ये बदगुमानी पैदा करने की साजिश हो रही है। और अब मोहम्मद वालिद साहब की खबर की जिसकी बात कर रहे हैं आप, तो लगी लपटी क्यों करें जी, सीनियर क्या मतलब, ठीक है मेरे साथ वो काम करते हैं। मोहम्मद वालिद साहब की खबर को मैं ऑन ही नहीं करता, मैं कहता हूं गलत खबर है वो, इट्स अ फिक्स टेबल स्टोरी, बिल्कुल बिल्कुल गलत खबर है। देखिए ग्राउंड के ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। एक आइडियल पेयर बन चुका है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, जो दुनिया में पाकिस्तान को कामयाबियां दे रहा है। आप प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर जो है वो दुनिया के दीगर अरब ममालिक को देख लें, चाहे दीगर कंट्रीज को देख लें, वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। और यानी चाहे वो टर्की है, चाहे वो अजरबैजान है, चाहे वो कोई अरब कंट्रीज हैं, इवन कि अब इराक तक को जो है अब आप का जो एयर चीफ है वो विजिट कर रहे हैं। हसन अयूब साहब तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ईरान की अगर बात करें तो महंगाई के खिलाफ 2 हफ्तों से जारी मुजाहिरों के बायस ईरान का दुनिया से मवासलाती राब्ता खत्म हो गया है। मुल्क में इंटरनेट टेलीफोन बंद हैं, जबकि परवाजें भी मनसूख हैं, और इंटरनेट की बंदिश के बायस ATM काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से शहरियों की खरीदारी में मुश्किलात हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 14 रोज से जारी हंगामों के बायस अब तक 48 मुजाहिरीन और 6 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो चुके हैं। उधर अमरीकी जरीदे टाइम ने 217 मुजाहिरीन के हलाक होने का दावा किया है और ज्यादातर अफराद गोलियां लगने से हलाक हुए हैं, लेकिन ईरानी हुकाम इन हलाकतों की तस्दीक नहीं कर रहे। जबकि यही अमरीकी जरीदे वाशिंगटन DC की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखता है कि ईरान में अब तक कम अज कम 63 अफराद जान की बाजी हारे हैं, जिनमें 49 आम शहरी हैं। टाइम मैगजीन ने तेहरान के मेयर के हवाले से भी ये दावा किया है कि मुजाहिरीन ने 26 बैंकों, 2 हॉस्पिटल्स और 25 मसाजिद और पुलिस तंसीबात और 48 फायर ट्रकों को भी नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बदस्तूर ईरानी क़यादत को धमकियां दे रहे हैं और व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान की सूरत हाल पर उन्होंने गहरी नज़र रखी हुई है। उन्हें ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरियों पर लोग काबिज हैं, वहाँ की हुकूमत बड़ी मुसीबत में है और अमेरिका अपने मुफादात के लिए किसी भी मुल्क में कार्रवाई का हक रखता है। हम इतनी शिद्दत से उन्हें मारेंगे कि उन्हें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन इस मुदाखलत का मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है। उधर ईरान की वजारत खारजा का कहना है कि दाखिली मामलात पर अमरीकी बयानात मुदाखलत और धोखादही हैं। इक़वाम मुत्तहिदा रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने के लिए आगे आए, जबकि इक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब का कहना है कि अमरीका इसराइल के साथ मिलकर इश्ताल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। ये इक़दामात इक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर
और आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर का कहना है कि ईरान ने अपनी तारीख में 12 साजिशों का सामना किया और हर बार सुरखरू हुआ। ईरानी अवाम की अक्सरियत रियासत और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है और ईरानी कौम अपनी तहजीब और क़यादत के साथ हर साजिश को नाकाम बनाएगी। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की क़यादत ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें ईरानी फोर्सेस से कहा गया है कि वो मुजाहिरीन पर तशद्दुद ना करें, जबकि वाशिंगटन डीसी में मुकीम शहनशाह ईरान के साहबजादे रजा पहलवी ने ट्रंप से ईरान में फौरी मुदाखलत की अपील की है। जबकि एक खबर के मुताबिक रजा पहलवी ने ईरान के लिए 100 रोजा मंसूबे का खाका भी जारी किया है। एलॉन मस्क की सोशल मीडिया ऐप ने अपनी इमोजी में ईरान के मौजूदा झंडे को पुराने वाले झंडे से तब्दील कर दिया है, जो शहनशाह ईरान की याद ताज़ा करता है। ईरान में बिगड़ती सूरत हाल पर पाकिस्तान के सफारत खाने और कौंसलेट की जानिब से अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत भी की गई है और गैर जरूरी सफर से रोका भी गया है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी कायम किया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इस यूनिट से राबिता किया जा सके। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला भी इंटरनेशनल मीडिया पर छाया हुआ है, जहां के तेल पर कंट्रोल हासिल करने के लिए सदर ट्रंप काफी मुतहरक नजर आ रहे हैं। और इस सिलसिले में वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया की आइंदा हफ्ते ट्रंप के साथ मुलाकात का इम्कान भी है और सदर ट्रंप भी इस मुलाकात के मुंतजिर हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस और चीन इस पर कब्जा ना कर सकें। दूसरी जानिब पाकिस्तान के हवाले से ब्लूमबर्ग का कहना है कि तुर्किया पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने का ख्वाहिशमंद है। अगर ऐसा हो गया तो नई सिक्योरिटी सफबंदी मशरक़ वस्ता और इससे आगे भी ताकत का तवाज़ुन बदल देगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल सितंबर में दिफाई मुआहदा किया था, जिसके मुताबिक किसी एक मुल्क के खिलाफ भी जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर होगी। इसी हवाले से डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब वक्त देने के लिए। चीमा साहब, कल सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप साहब का जो हशर है वो नमरूद और फ़िरौन जैसा होगा। फिर जवाब में जो है सदर ट्रंप ने कहा कि वो बड़ी मुसीबत में है, इतनी शिद्दत से वो उन्हें मारेंगे कि उन्हें पता नहीं चलेगा, इस तरह का डिस्कशन। तो ये बात बढ़ गई और फिर वहाँ एहतजाज जो इंटरनेशनल जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं वो पिक्चर कोई और है, ईरान कोई और बात कर रहा है। क्या देख रहे हैं आप ये सारे मामला चीमा साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एहतजाज तब हो रहे हैं जब ईरान की एक 12 दिन की जो जंग है अभी हाल ही में कुछ महीने पहले इजराइल और जो अमेरिका के साथ हुई, तो ईरान ने अपनी एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश की, उन्होंने अपने आप को बताया कि हमने रेजिस्ट किया है। उसके राइट आफ्टर ये जंग का ये प्रोटेस्ट का निकलना, जो ईरान ने डिविडेंड्स अचीव किए थे, ये सारे जो है समझ लें हवा में उड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ईरानी सिस्टम का ये जो फॉरेन इंटरवेंशन है उसको ना रोक पाना और बार बार इस तरह के मुजाहरे होना। देखिए, 2022 में एक वुमेन खवातीन के हवाले से एक मूवमेंट चली, कुछ ग्रीन मूवमेंट माजी में चली, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और उसकी जारी बात है जो बड़ी वजह है कि यूथ बल्ज है, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, कोई टेक्नोलॉजिकल बूम नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल बूम नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हाई हैं, पाबंदियां हैं। तो लग ये रहा है कि इंटरनली चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, जिसका फ़ायदा एक्सटर्नल प्लेयर्स उठा रहे हैं। और एक्सटर्नल प्लेयर्स ये समझते हैं कि क्यों ईरान कमज़ोर हो चुका है खित्ते में। अब सीरिया में वो एक गवर्नमेंट नहीं रही जिसको ईरान सपोर्ट करता था, लेबनान के अंदर जो प्रॉक्सीज थी वो नहीं रही, यमन के अंदर कमजोरियां हैं। तो ईरान क्योंकि बाहर कमजोर है तो ईरान को अंदर से भी कमजोर किया जाए, और ईरान इन प्रोटेस्ट को रोक नहीं पा रहा। लोग जो है वो सड़कों पे बड़ी तादाद में निकले हैं। फिर आपको ये भी पता है कि एक जेन जी फैक्टर चला था जिसने बहुत सारे मुल्कों में, आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, तो वो फैक्टर भी मौजूद है कि ये समझते हैं कि हमें बहुत कुछ हासिल करना चाहिए लेकिन हमें जो सिस्टम है वो स्पेस नहीं दे रहा। तो मैं समझता हूं कि ये कुछ इंटरनल वीकनेसेस है, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की बड़े मैसिव लेवल पे जरूरत है, लेकिन क्योंकि वहां पे रिफॉर्म्स करना भी चैलेंजिंग है, क्योंकि वहां पे जो एक आइडियोलॉजिकल सेटअप मौजूद है वो समझता है कि गुंजाइश नहीं है रिफॉर्म्स की, इकोनॉमिक इंसेंटिव वो दे नहीं पा रहे लोगों को। तो ये इस फिक्स में अब बैठे हुए हैं। और फिर वहां से जब एक्सटर्नल सपोर्ट आती है, सुनने में आ रहा है कि स्पेस एक्स जो है एलॉन मस्क की, वो भी ईरानियन सिटीजन्स को बहुत ज्यादा इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग बाहर निकले और इस तरह की चीजें हों। तो बहरहाल ये एक जो है वो एक चैलेंज जो है, हम जो नेबरिंग कंट्री हैं ईरान के, हम और पूरा खित्ता इसको बहुत केयरफुली देख रहा है कि अगर ये वहाँ पे
क्योंकि ट्रम्प साहब ने तो ये भी कहा, जैसे आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि अगर तुमने गोली चलाई तो हम आ जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि पहले ईरानी फोर्सेस को एग्जॉस्ट होने दें और हो सकता है बाद में अमेरिकन जो हैं वो या बाकी इजरायली जो हैं वो कोई ऐसा ऑपरेशन करें। लेकिन हमेशा इस तरह की सिचुएशन में यही होता है कि बाहर से अगर कोई आए तो इंटरनल यूनिटी जो है वो बन जाती है। डॉक्टर साहब, ईरान के मौजूदा सेटअप के लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए कितना दिक्कत वाला होगा, मुश्किल होगा? हालांकि अभी तक के जो स्टैट्स हैं वो आप बेहतर समझते हैं, वो जितना बड़े एहतजाज वहाँ हो चुके हैं या वहाँ के लोगों ने जितने बड़े बड़े इज्तिमा देख चुके हैं वो उस लेवल के तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी कितना कठिन होगा वहाँ के सेटअप के लिए लोगों को समझाना और उन्हें नॉर्मलाइज करना? देखिए, सवाल यह है कि क्या सिस्टमिक लेवल पे तब्दीलियां हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। सिस्टमिक लेवल से मुराद यह है कि क्या लार्जर सिस्टम में कोई तब्दीली होगी कि नहीं। अगर नहीं होती तो फिर ये कहीं ना कहीं पे एहतजाज होते रहेंगे। दूसरा ये है कि क्या टेक्टिकल लेवल पे फ्रीडम दे दी जाती है, लोगों को थोड़ी आज़ादी दी जाती है, लोगों को, खवातीन को आज़ादी है, मर्दों को आज़ादी है, कहीं फ्रीडम जो सोशल लेवल पे अगर आप फ्रीडम दे दे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल हो जाएं। इसी तरह मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शंस दोबारा कॉल कर लिए जाएं, एक नई गवर्नमेंट आ जाए, उसमें जो आयतुल्लाह खामनाई जो है उनका असर व रसूख कम हो, जो ऊपर कौंसल होती है वो इतना ज़्यादा जो है वो इंटरफेयर ना करे, तो शायद लोग किसी हद तक चीज़ों को मैनेज कर जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपना कंट्रोल टाइट रखा तो और जिस तरह अगर अभी फॉर एग्जांपल स्टेट टीवी दिखा रहा है कि बहुत सारे पुलिस वाले जो हैं, फौजी जो हैं वो मारे जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है कि जो सोशल मीडिया की खबरें आ रही हैं कि सिविलियंस मारे जा रहे हैं, तो मुश्किल होगा जब तक तब्दीलियां नहीं की जाती। कुछ सिस्टमिक लेवल पे करनी पड़ेंगी, कुछ गवर्नेंस लेवल पे, कुछ सोशल लेवल पे, तब जाके कहीं ना कहीं कोई सिस्टम बनेगा। अदरवाइज देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 12 दिन की जंग के बाद इतने बड़े प्रोटेस्ट होना, इट मींस के लोग समझते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट तो जरूर है ही है, लेकिन वो समझते हैं कि हमारी तरक्की के लिए जो बड़ा प्रॉब्लम है वो इंटरनल है, और वो जो सेटअप वहां पे मौजूद है वो हमें ग्रो नहीं करने दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों को देखा जाएगा, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स तो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये हर 2-3 साल बाद इस तरह का पैटर्न। आखिरी बात डॉक्टर साहब, आखिरी बात जो आपसे समझना चाह रहे हैं, वो वेनेजुएला की कार्रवाई के बाद सदर ट्रंप का जो इंटरनेशनल एक इमेज बना है वो कुछ और है जो पहले था उनका। दूसरा, उनसे कल सवाल भी हुआ कि भाई आपको कोई रोक सकता है, कोई ताकत है, तो उन्होंने कहा वही ताकत है कि भाई मैं खुद ही रिव्यू कर लूँ किसी चीज़ को, इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई रुकावट नहीं। तो इस सारे तनाजुर में फिर आप ईरान वाले मामले को कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान फिर कहाँ खड़ा है इन सारे मामलात में? देखिए, ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान एक डिफरेंट मुल्क है, डिफरेंट सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन है। इधर अगर आप ये समझें कि जो तब्दीलियां आप वेनेजुएला में कर रही हैं वो आप ईरान में कर लेंगे, ये नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो इंटिमिडेशन का सहारा लेते हैं और वो अपनी ताकत इस्तेमाल एक दफा कर चुके हुए हैं। वो इजराइल और वो मिलके अपनी ताकत इस्तेमाल कर चुके हैं जिसमें ईरान के अंदर यूनिटी आई। हाँ, मुझे लगता है कि अगर बाहर से कुछ वो करने की कोशिश करते हैं तो जारी बात है जो डिविडेंड्स ये लोग, जो पॉपुलेशन जो सड़कों पे निकली हुई है, जो ये फायदे हासिल करना चाह रही होगी, ये नहीं कर पाएंगे और मूवमेंट किसी और डायरेक्शन चली जाएगी। बाकी ट्रम्प साहब का आपने सही कहा कि अभी वो जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है वो भी कह रहे हैं हमें धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हमने अमेरिका से बात कर रहे हैं, वेनेजुएला भी कर रहा है। बेसिकली तो अगर देखा जाए तो अमेरिका का सारा इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन ये खित्ता उनको देखना पड़ता है फॉर इजराइल। अभी हाल ही में उन्होंने सोमालिलैंड को रिकॉग्नाइज किया इजराइल ने, तो बहुत सारी तब्दीलियां मिडिल ईस्ट में भी हो रही हैं। असल ईरान का जो प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म होने की वजह से वो समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा ईरान को इंटरनली कमजोर किया जा सके वो किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा जी, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।